एवरीवन, तो अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में। ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आया था 2026 में एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस में। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये था कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द मॉडर्न स्टेट, कि द मॉडर्न स्टेट जो बुक है ये किसने लिखी है। और ऑप्शन थे ए लॉस्की ने लिखी है, बी मैकाइवर ने लिखी है, सी फॉलेट ने लिखी है और डी ऑस्टिन ने लिखी है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास ऑप्शन। अब हम देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैकाइवर, यानी कि ये पुस्तक किसने लिखी है, मैकाइवर ने। तो मैकाइवर ने ये पुस्तक लिखी थी 1926 में। जब मैकाइवर ने ये पुस्तक लिखी थी तो वो कौन थे, एक स्कॉटिश सोशलिस्ट थे और पॉलिटिशियन थे, जिन्होंने क्या था कि स्टेट को एक सोशल ऑर्डर बनाए रखने के लिए एक एसोसिएशन माना था। ठीक है, इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि द स्टेट इज चाइल्ड ऑफ लॉ एंड ऑल्सो द पेरेंट ऑफ लॉ, कि जो राज्य है वो कानून का शिशु और जनक दोनों है, यानी कि जो कानून बनते हैं मतलब और वो सिर्फ राज्य ने ही बनाए हैं। इसके अलावा इसमें देखो आप और ऑप्शन भी थे, लॉस्की, फैलॉट और ऑस्टिन। देखते हैं कि उन लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट दिए हैं। जो हेरल्ड लॉस्की है उन्होंने लिखी है पुस्तक अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, साथ में लिखी है अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट। जो है मैरी पार्कर फॉलेट, इन्होंने भी 2 बुक्स लिखी है, द न्यू स्टेट और द क्रिएटिव एक्सपीरियंस। जॉन ऑस्टिन है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस, और इन्हें सबसे ज़्यादा लीगल सोवरेनिटी के लिए माना जाता है, यानी कि इन्होंने कानूनी संप्रभुता दी थी। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट वॉज गिवन बाय, प्रभुत्वशाली जाति की अवधारणा किसने दी थी। तो आपके पास ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास, एंड्रे बैटल, योगेंद्र सिंह और गेल ओमवेल्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. श्रीनिवास। तो जो एम.एन. श्रीनिवास थे इन्होंने इसके अलावा संस्कृतिजेशन यानी कि संस्कृतिकरण और वेस्टर्नाइजेशन यानी कि पश्चिमीकरण की भी अवधारणा दी थी। उन्होंने कहा था कि भी किसी भी जाति को तब प्रभुत्वशाली यानी कि डोमिनेंट माना जाएगा जब उसके पास आर्थिक और राजनीतिक पावर हो, यानी कि जब किसी भी कास्ट के पास इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल पावर होती है तभी उस कास्ट को डोमिनेंट कास्ट कहा जाता है, और किसी भी पार्टिकुलर रीजन में उसकी पॉपुलेशन भी अधिक होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो इसके अदर ऑप्शन थे जिसमें एक है एंड्रे ब्रेडल, जिन्होंने एक स्टडी की थी कास्ट, क्लास एंड पावर पर। ठीक है, जो कि श्रीपुरम की एक विलेज पर बेस्ड थी, और उन्होंने कहा था कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि सामाजिक स्तरीकरण का अध्ययन किया था, और जो अब राजनीति की शक्ति है वो जाति व्यवस्था से नहीं बल्कि राजनीतिक नेटवर्क और वर्ग पर आधारित होती है। इसके बाद है ऑप्शन सी, योगेंद्र सिंह। उन्होंने एक बुक लिखी है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। उन्होंने भारतीय समाज के ऊपर उन्होंने अपनी रिसर्च की थी, और उन्होंने यह कहा है कि भारतीय समाज पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक वैश्विक प्रभाव के बीच संतुलन बनाकर बदलता रहता है। ऑप्शन डी था गेल ओमवेल्ट, जिन्होंने एंटी कास्ट मूवमेंट्स, दलित पॉलिटिक्स एंड वुमेन स्ट्रगल्स आदि पर भी काम किया है, और वो अपने एक्सटेंसिव रिसर्च के लिए जाने जाते हैं, जो कि उन्होंने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और नॉन ब्राह्मण मूवमेंट जो कि महाराष्ट्र में हुए थे उन पर की थी। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है, हु प्रोफाउंडेड द हिडोनिस्टिक कैलकुलस, यानी कि सुख दुख की गणना का प्रतिपादन किसने किया था। तो ऑप्शन थे जेरेमी बेंथम, टी.एच. ग्रीन, जे.एस. मिल और मैकियावेली। ठीक है, तो इसका आंसर है जेरेमी बेंथम। उन्होंने यूटिलिटेरिज्म यानी कि उपयोगितावाद की अवधारणा दी थी। ठीक है, उन्होंने ही सुख दुख की गणना का फॉर्मूला है वो इंट्रोड्यूस किया था, और उसके लिए उन्होंने 7 वेरिएबल्स भी दिए थे। ठीक है, 7 मानक दिए थे, जैसे कि तीव्रता और अवधि आदि, ऐसे ऐसे उन्होंने पूरे 7 मानक दिए थे। ठीक है, और यह सुख दुख की गणना को मापने का एक गणितीय तरीका है। और इसके अलावा उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर।
अब बात करते हैं टी.एच. ग्रीन की। टी.एच. ग्रीन एक ब्रिटिश आइडियलिज्म की इन्होंने क्या दी थी, फिलॉसफी दी थी, एक विचारधारा दी थी, और वे पॉजिटिव फ्रीडम यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक थे। उनकी एक बहुत ही फेमस लाइन है, द स्टेट्स रोल इज टू रिमूव ऑब्स्टेकल टू ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि राज्य का कार्य मानव विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाना है। इसके बाद है जे.एस. मिल। जे.एस. मिल की ने बहुत सी बुक्स लिखी है, पर उनकी सबसे फेमस बुक हुई है ऑन लिबर्टी, जो कि 1859 में उन्होंने लिखी थी, और ये भी यूटिलिटेरिज्म यानी कि उपयोगितावाद के समर्थक थे। इन्हें लास्ट कहा जाता है उपयोगितावादी विचारक के रूप में। बेंथम के उपयोगितावाद में उन्होंने संशोधन किया था, जैसे कि उन्होंने जेरेमी बेंथम ने कहा था कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, तो यानी कि उन्होंने सिर्फ मात्रा पर ध्यान दिया था, पर जो जे.एस. मिल थे उन्होंने मात्रा के साथ साथ क्वांटिटी को भी इसमें जोड़ा था। साथ ही इन्हें हार्म प्रिंसिपल के लिए भी जाना जाता है। उनका हार्म प्रिंसिपल ये था कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को केवल तब ही क्या किया जाता है, रोक लगाई जा सकती है जब वो किसी और को नुकसान कर रही हो, यानी कि दूसरे के नुकसान को बचाने के लिए स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। इन्होंने ये बात की थी। और ऑप्शन डी है मैकियावेली, जिन्होंने की बहुत ही फेमस बुक लिखी थी द प्रिंस, जो कि लिखी थी 1513 में, और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स कहा जाता है। और यह रियलिज्म फिलॉसफी को मानते थे, ठीक है। और ये थे जैसे कि आपने देखा है कि जो इंडियन जितने भी फिलोसफर है वो क्या करते हैं, वो रिलीजन और पॉलिटिक्स को एक साथ करते हैं, लेकिन ये मैकियावेली है जिन्होंने पॉलिटिक्स और रिलीजन को एक दूसरे से अलग किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ NHRC। अब देखते हैं ये NHRC क्या है। ये NHRC है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। तो इसमें देखना है कि इसमें से कौन सा कार्य है जो कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन द्वारा नहीं किया जाता। पहला ऑप्शन है इंक्वायरिंग इनटू ह्यूमन राइट वायोलेशन, मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करना, एडवाइजिंग गवर्नमेंट ऑन सेफगार्ड्स, सरकार को सुरक्षा के उपायों की सलाह देना, पुनिशिंग ऑफेंस डायरेक्टली, अपराधियों को सीधे दंडित करना, प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस, मानवाधिकार जागरूकता को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर है सी, यानी कि अपराधियों को सीधे दंडित करना। अब देखो NHRC की फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। यह एक संवैधानिक बॉडी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, ये एक संवैधानिक बॉडी है, ठीक है। अच्छा, और ये एक मतलब कि इस पर अगर आप लागू करते हैं तो इस पर आपको कानून का मतलब कानून लॉ वगैरह इसमें नहीं है, ये अंतर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, द तिभागा मूवमेंट वॉज रिलेटेड टू। अब तिभागा आंदोलन है, ये कब हुआ था, 1946 में हुआ था, ये 1945-1946 में। तो ये किससे रिलेटेड नहीं है। पहला ऑप्शन है इंडस्ट्रियल लेबर, यानी कि औद्योगिक श्रमिक, पीजेंट शेयर क्रॉपर्स, यानी कि बटाईदार किसान, ट्राइबल ऑटोनॉमी, जनजातीय स्वायत्ता, अर्बन मिडिल क्लास, शहरी मध्य वर्ग। तो इसका आंसर है पीजेंट शेयर क्रॉपर्स, यानी कि बटाईदार किसान। अब ये जो आंदोलन हुआ था, ये हुआ था 1946-47 में आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया गया था, मतलब इसको किसके द्वारा चलाया गया था, ऑल इंडिया किसान सभा, यानी कि अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा ये चलाया गया था, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की समर्थन में थी। अब जो ये वर्ड है तिभागा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 3 शेयर, यानी कि 3 हिस्से, यानी कि जो फसल का 2/3 भाग है वो किसानों को मिलना चाहिए। जिसने ये मूवमेंट चलाया था उनकी यह मांग थी कि जो किसानों को उनकी फसल का 2/3 भाग मिलना ही चाहिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। तो ऑप्शन है ए जॉन लॉक, बी जॉन रॉल्स, सी प्लेटो, डी अरस्तु, यानी कि एरिस्टोटल। तो इसका आंसर है जॉन लॉक। तो जो ये बुक है एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग,
बुक ये लिखी है ये लिखी है जॉन लॉक ने, जॉन लॉक ने लिखी है ये 1689 में। और उनकी एक और बुक है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। उन्हें फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है। और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है टैबुला रसा का, यानी कि टैबुला रसा का मतलब है कि जन्म के समय मनुष्य का मस्तिष्क एक कोरी प्लेट के सामने होता है, यानी कि जन्म के समय मनुष्य को कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। समय के साथ धीरे धीरे मनुष्य हर चीज सीखता रहता है, ठीक है। और उन्होंने नेचुरल राइट्स दिए थे। उन्होंने 3 तरह के नेचुरल राइट्स की बात की है, राइट ऑफ लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी की इन्होंने बात की थी। अब ऑप्शन और था उसमें जॉन रॉल्स। तो जो जॉन रॉल्स है उन्होंने एक बुक लिखी है आ थ्योरी ऑफ जस्टिस जो 1971 में दी है, जिसमें उन्होंने जस्टिस के न्यू आइडिया दिया है, ठीक है। ही फोकसेस ऑन हेल्पिंग द पुअरेस्ट पीपल इन द सोसाइटी। तो जो उनका मेन फोकस था वो था कि जो सोसाइटी के पुअरेस्ट पीपल्स है उनकी कैसे हेल्प की जाए। और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था वेल ऑफ इग्नोरेंस, यानी कि अज्ञानता के पर्दे का। फिर जो प्लेटो है, प्लेटो की 3 बुक्स है जो मेन है, वो है द रिपब्लिक जो उन्होंने सबसे पहले लिखी थी 380 to 375 BCE में, मतलब सबसे पहले उनकी द रिपब्लिक आई है, उसके बाद द स्टेट्समैन और लास्ट में आई है द लॉज। तो ये भी याद रखना क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है कि प्लेटो की बुक का कालानुक्रम लिखो, ठीक है। और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है थ्योरी ऑफ आइडियाज एंड आइडियल स्टेट। ऑप्शन डी है एरिस्टोटल, जिन्हें की फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस माना जाता है और इनकी एक प्रमुख कृति है पॉलिटिक्स। इन्होंने लगभग 115 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और इसीलिए वजह से इन्हें फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहा जाता है। इनकी भी एक बहुत ही सुविख्यात लाइन है, मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, यानी कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स गांधी प्रेजेंटेड अ क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। गांधी ने निम्न में से किस पुस्तक में आधुनिक सभ्यता की आलोचना की है। तो ऑप्शन है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, दूसरा है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, तीसरा है हिंद स्वराज और चौथा है व्हाट इज हिंदुइज्म। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि हिंद स्वराज। जो ये पुस्तक लिखी है वो लिखी है 1909 में महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो ये जो पुस्तक है उन्होंने कब लिखी थी, ये लिखी थी ऑन अ शिप जर्नी फ्रॉम लंदन टू साउथ अफ्रीका, जब वो शिप जर्नी पे थे और लंदन से साउथ अफ्रीका जा रहे थे। तो उन्होंने इस बुक में मॉडर्न सिविलाइजेशन की क्रिटिक की है, यानी कि उसकी आलोचना की है और उसे डिजीज या ब्लैक एज यानी कि बीमारी या काला युग कहकर पुकारा है। इसके साथ साथ उन्होंने रेलवेज, लॉयर्स और डॉक्टर की भी, मॉडर्न वर्ल्ड के रेलवेज, लॉयर और डॉक्टर की भी को भी क्रिटिसाइज्ड किया है, ठीक है। और उन्होंने इसी ही बुक में स्वराज यानी कि सेल्फ रूल का भी कॉन्सेप्ट दिया है। अब इनकी ही एक बुक है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये है गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी जो कि इनिशियली गुजराती लैंग्वेज में लिखी गई थी, जिसमें कि उन्होंने अपनी होल लाइफ कवर की है फ्रॉम चाइल्डहुड टू 1921, ठीक है। और उन्होंने इस बुक में किस चीज़ पे फोकस किया है, उनके जो ट्रुथ के साथ एक्सपीरियंस थे और नॉन वायलेंस और डाइट के ऊपर यानी कि आहार पर। फिर है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, रचनात्मक कार्य। ये भी गांधी जी का ही एक वर्क है जो कि पब्लिश हुआ था 1941 में, जिसमें कि गांधी जी ने एक सेल्फ रिलायंट एंड जस्ट सोसाइटी का विजन दिया है, जिसमें कि उन्होंने 18 आइटम्स बताई थी कि किसी भी सोसाइटी में 18 आइटम्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा उनका नेक्स्ट वर्क है व्हाट इज हिंदुइज्म, हिंदुइज्म क्या है, जो कि कलेक्शन है उनके एसेस का और आर्टिकल्स का, जिसमें भी मानते हैं कि गॉड इज ट्रुथ, ही बिलीव दैट गॉड इज ट्रुथ, यानी कि सत्य ही, भगवान ही सत्य है, मतलब जिसमें इन्होंने हिंदुइज्म के प्रति डीप रिस्पेक्ट दिखाई थी और इन्होंने इसी ही बुक में कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी को रिजेक्ट किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ J.S. मिल। तो जब आप क्वेश्चन देखते हो तो आपको क्वेश्चन ढंग से देखना है कि आपसे क्या पूछा गया है कि क्या ये वर्क उनका है या नहीं। तो जैसे इसमें लिखा है, आप अगर ध्यान से देखेंगे इसमें लिखा है नॉट, यानी कि इसमें अपने वो चीज़ देखनी है कि जो J.S. मिल ने काम नहीं किया है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है ऑन लिबर्टी, अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ लॉजिक, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट।
तो इसका आंसर है अ फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट, जो इन्होंने पुस्तक लिखी है 1776 में। ठीक है, तो जो ये बुक है ये जीएस मिल के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये पुस्तक लिखी थी जर्मी बेंथम ने। ठीक है, ये बेंथम की फर्स्ट बुक है जो पब्लिश्ड हुई थी, जो बड़ा काम जो बेंथम के द्वारा किया गया था वह पब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, इसमें उन्होंने ब्लैकस्टोन कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि जो एक ब्लैकस्टोन राइटर हुए हैं उनकी जो कमेंट्रीज थी लॉज ऑफ इंग्लैंड, उसके बारे में उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया था इस बुक में। ठीक है, और वो किसके लिए माने जाते हैं? यूटिलिटेरियन यानी कि उपयोगितावादी सिद्धांत के लिए। इसके अलावा जो फर्स्ट बुक थी ऑन लिबर्टी वो किसके द्वारा? जीएस मिल के द्वारा ही लिखी गई है 1859 में, जिसमें उन्होंने हार्म प्रिंसिपल दिया है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, हार्म प्रिंसिपल यानी कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता तब ही केवल बाधित की जा सकती है जब वह किसी और को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, और उन्होंने इंडिविजुअल की फ्रीडम के बारे में भी स्ट्रांगली डिफेंड किया है, इंडिविजुअल की फ्रीडम को, कि एक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए। और उन्होंने व्यक्ति के कार्य को भी दो भागों में बांटा था, एक व्यक्ति परक कार्य यानी स्वयं कार्य और अन्य परक कार्य। ठीक है, अब ऑप्शन सी था अ सिस्टम ऑफ लॉजिक, ये भी जेएस मिल की ही रचना है जो कि 1843 में लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने इंडक्टिव रीजनिंग के प्रिंसिपल्स दिए थे। और साथ में उन्होंने इस बुक में ट्राई किया था कि जो साइंटिफिक मेथड है उनको सोशल साइंस की स्टडी में लागू किया जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये बुक भी जेएस मिल ने ही 1861 में लिखी है, जिसमें उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को डिफेंड किया है कि वे प्रतिनिधि लोकतंत्र के समर्थक थे। ठीक है, और जो टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी है, बहुमत का शासन, वो उसके अगेंस्ट थे। जीएस मिल टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी के अगेंस्ट थे, और उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स भी इस बुक में सजेस्ट किए हैं, जिसमें उन्होंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और प्लूरल वोटिंग यानी कि बहुल मतदान की अवधारणा दी है। अब बहुल मतदान क्या होता है? उन्होंने बहुल मतदान में कहा था कि जो पीपल एजुकेटेड है उन्हें एक से ज़्यादा वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, Who among the following translated Gandhi's autobiography, My Experiment with Truth in English, which was originally written in Gujarati? ये मैंने आपको अभी बताया था कि My Experiments with Truth किस में लिखी गई है? गुजराती को। तो उस किताब को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? तो ऑप्शन थे, पहला जवाहरलाल नेहरू जी, दूसरा है मीराबेन, तीसरा है सरोजनी नायडू, चौथा है महादेव देसाई। ठीक है, तो इसका आंसर है महादेव देसाई। तो जो महादेव देसाई थे वो कौन थे? वो महात्मा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी थे, जिन्होंने कि उनकी ही बुक माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। वह एक फ्रीडम फाइटर थे और एक राइटर भी थे, जिन्होंने गांधी जी के सेक्रेटरी के रूप में 25 साल तक काम किया था। ही ऑल्सो केप्ट A detailed diary of his time with Gandhi is published on Day to Day with Gandhi. उन्होंने एक डायरी पब्लिश की है Day to Day with Gandhi के नाम से, जिसमें उन्होंने गांधी जी के साथ जो भी समय बिताया है उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी है। ठीक है, अब देखते हैं जवाहरलाल नेहरू जी ने कौन कौन सी बुक्स दी है। जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 बुक्स दी है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिपेंडेंट इंडिया के। अब मीराबेन, वो कौन थे? मीराबेन का रियल नेम है, असली नाम है, वास्तविक नाम है मैडलिन स्लेड, जो कि एक ब्रिटिश वुमेन थी, जिन्होंने अपना घर छोड़ा था क्योंकि वो गांधी जी के आश्रम में रहना चाहती थी, और गांधी जी के द्वारा ही उन्हें मीराबेन का खिताब दिया गया था। और उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल और खाड़ी को प्रमोट करने में भी अहम भूमिका निभाई है। अब लास्ट ऑप्शन है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जिन्हें यह उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी, और वह फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। और अगर ये बात करें कि कौन सी महिला प्रथम अध्यक्ष थी, तो वो थी एनी बेसेंट, पर वह भारतीय मूल की नहीं थी। तो भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। और कब बनी थी? 1925 में INS की अध्यक्ष।
ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन आर एस्टेब्लिश अंडर, राज्य मानवाधिकार आयोग किसके तहत स्थापित किए जाते हैं? तो इस फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन के द्वारा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कार्यपालिका आदेश के द्वारा, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, मानवाधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 1993 के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के द्वारा। तो ये किए जाते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 यानी कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत, जो कि ये क्या है, स्टेटरी बॉडी यानी कि संवैधानिक या विधिक निकाय है। ठीक है। अब मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत सिर्फ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का ही नहीं बल्कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का भी गठन किया गया है। ठीक है। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है। इसके जो चेयरमैन है उनको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। और जो ये आयोग है इसमें कुल कितने 6 मेंबर्स होते हैं और इस कमीशन को से किसी भी पर्सन को निकाला भी किसके द्वारा जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा ही। अब जितने भी इसके मेंबर्स हैं, चेयरमैन है, उनका टेन्योर या तो 3 साल होता है या उनकी एज 70 हो जाए तो उन्हें इसे निकाला जाता है। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसका मोटो है सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब नेक्स्ट है राज्य मानवाधिकार आयोग, जिसको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। और इसमें 3 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, बट ये मल्टी मेंबर कमीशन है। ठीक है। जिसे कि अपॉइंट तो गवर्नर के द्वारा किया जाता है, बट ये बात ध्यान देने की है कि इसको रिमूव प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और इसका टेन्योर भी सेम किसकी तरह? NHRC की तरह ही है, 3 ईयर या तो किसी भी पर्सन की 70 ईयर एज तक। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करें और मुझे बताएं कि नेक्स्ट वीडियो मुझे कैसी बना।